नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 2 दिन पहले यानी परसों शाम को मेरा एक ग्लोबी न्यूज़ पर इंटरव्यू था, जो राजस्थान के स्टूडियो से, और मैं बस्ती अपने इसी हेडक्वार्टर पर बैठ करके उनके सवालों के जवाब दे रहा था। उसके बाद कल शाम को एक और इंटरव्यू का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एंजाइम्स बनाम बायो एनर्जी पर वार्ता हुई, और कल मुझे मौका नहीं मिला उस पर देखने का। आज मैंने उसको पूरा बड़े ध्यान से सुना। सुनने के बाद 2 बातें बड़ी क्लियर स्पष्ट कर दूं कि वार्ताकर्ता डॉक्टर प्रभास सिन्हा उर्फ डॉक्टर प्रभास श्रीवास्तव, ये मैं उर्फ शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि अभी कुछ दिनों तक वो अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रभास श्रीवास्तव लिखते थे, लोग उनको डॉक्टर प्रभास श्रीवास्तव कहते थे, और अब वो डॉक्टर प्रभास सिन्हा लिख रहे हैं। ये उनका अपना विषय है कि वो श्रीवास्तव लिखें या सिन्हा लिखें, लेकिन मुझे उर्फ लगाना पड़ा चूंकि दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। तो डॉक्टर प्रभास सिन्हा ने अपने गैंग्रान फोल्ट पर ही फोकस करना शुरू किया, प्रारंभिक सवालों पर, और फिर वो बायोफिजिक्स पर, बायो एनर्जी पर सवाल को घुमाते हुए एंजाइम्स के जवाबों को जबरदस्ती डॉक्टर अशोक शर्मा से निकलवा रहे थे। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा के ज्ञान की तारीफ करता हूं कि उन्होंने एंजाइम्स के बारे में जितनी बातें कही वो बिल्कुल यथार्थ कही। बस कुछ बातों को, जो इनका शंका समाधान था डॉक्टर प्रभास सिन्हा का, उन बातों को डॉक्टर अशोक शर्मा भी घुमा गए। घुमाना उनकी मजबूरी रही होगी। मैं तो ये चाहूँगा अपने श्रोताओं से, और अपने विशेष करके अपने दिल्ली के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहूँगा कि अगर ये एम्स में डॉक्टर अशोक शर्मा जी कार्य करते हैं तो डॉक्टर अशोक शर्मा जी से मिल करके या तो उनका फ़ोन नंबर मुझे दे दिया जाए या तो मेरा फ़ोन नंबर उनको दे दिया जाए, और मेरी टेलीफोनिक वार्ता उनसे कुछ देर के लिए करा दी जाए। वैसे मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं उनसे बात करूं। सवाल एक एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम को लेकर के पहला सवाल प्रभास सिन्हा ने किया कि एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम क्या होते हैं, इस पर फोकस डालें। डॉक्टर अशोक जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो कोशिकाओं के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं और कोशिकाओं के अंदर ही काम करते हैं वो एंडो होते हैं, जो कोशिकाओं से बन के कोशिकाओं के बाहर आते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, किसी ऑर्गन पर या किसी सिस्टम पर कार्य करते हैं, वो एक्सो होते हैं। इनका दूसरा सवाल था कि ये इसका टेम्परेचर क्या होता है एंजाइम्स के कार्य करने का। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉक्टर अशोक शर्मा के बातों से सहमत नहीं हूँ। या तो उन्होंने बहुत माइन्यूट या गंभीरता से इसको सवाल को लिया नहीं, चूँकि मैं हर सुनने वाला ये व्यक्ति समझ सकता है कि डॉक्टर प्रभास सिन्हा जबरदस्ती अपने सवालों को थोप करके उनसे उत्तर निकलवा रहे थे, और हर जगह वो अपनी बात को ही आगे बढ़ा रहे थे। उनका जवाब समाप्त नहीं होता था, उसके पहले इनका सवाल शुरू हो जाता था। कुल मिलाकर के एंजाइम्स पर चर्चा करते करते, चूंकि 34 मिनट का वो वीडियो था, और उस वीडियो के 32वें मिनट के आगे अशोक शर्मा जी ने जब इन औषधियों की कार्यप्रणाली पर अपने विचार रखे, तो उनकी अंतिम लाइन थी कि मेरा मानना यह है कि आपकी दवाएं एंजाइम हैं। बहुत ध्यान से आप लोग इस बात को सुनिएगा। और जैसे उन्होंने कहा कि मेरी समझ में आपकी दवाएं एंजाइम हैं, उस पर तुरंत प्रभास सिन्हा ने अपना अगला सवाल कर दिया और कहा, व्यूअर्स आप इसको समझ सकते हैं कि ये एंजाइम रूम टेम्परेचर पर काम नहीं करता, एंजाइम 15 डिग्री के नीचे ख़राब हो जाता है, एंजाइम जो है एंजाइम की लाइफ टाइम बहुत ख़राब है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक लिखा कि 1965 में एक कोई टेस्ट कराया था ग्लोबुल्स का, जिसमें 97.5 इसका लाइफ टाइम निकाला था, 97.5 mH का। और फिर उन्होंने कहा कि मैटी जी के समय में ग्लोबुल्स ही बनते थे, और मैटी जी ने के समय में कुछ फॉलोअर्स इसको एंजाइम्स मानते थे, लेकिन बाद में इस पर प्रक्रिया नहीं हुई। अब मैं कुछ बातें थोड़ा जल्दी कह देता हूं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास इसको मुझे नहीं लेना, और टू दी पॉइंट में आज बात करूंगा। पहला सवाल मैं फिर कह रहा हूं, इसको बुरा मत मानिएगा डॉक्टर प्रभास सिन्हा जी।
सबसे पहले तो आप जो ये कहते हैं कि आप डिप्टी डायरेक्टर सेहत के हैं, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर के एक सिंबल बना करके, एक पार्टी बना करके देश के विभिन्न राज्यों में और प्रादेशिक स्तर पर अपनी पार्टियां बनाती हैं, शायद वैसे ही आपने सेहत का निर्माण किया है। क्योंकि सेहत के निर्माण में जो लोग मुझे दिख रहे हैं या जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो आपका अपना निजी परिवार है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि ये 50-55 वर्षों का रिसर्च है, ग्रिग्नाल्ड फोल्ट। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने 50-55 साल इस पर रिसर्च किया। आपके सेहत ने, पता नहीं 50-55 साल पहले आप थे इस सेहत में कि नहीं थे, ये तो आपकी उम्र देख करके सुनने वाले अब अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पिताजी डॉक्टर सिन्हा जब रमाशंकर जी के साथ काम करते थे, रमाशंकर जी के साथ थे पटना में, मैं तब से के आपके पिताजी को जानता हूं। अगर वो ये बात कहते कि मैंने 50-55 साल तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम किया, तो मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उन्हीं का सम्मान करता हूं। क्योंकि लगातार ये जो लड़ाई आप कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लगातार एंजाइम्स बनाम अनिल श्रीवास्तव की तरफ मोड़ रहे हैं। आप सीधे ये चाहते हैं कि मैं आपके नतमस्तक हो जाऊं और मैं कह दूं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मानता लीजिए और प्रभास सिन्हा जिंदाबाद। लेकिन अनिल श्रीवास्तव ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि मैं आपसे दो सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल तो अब आपको बताना ही पड़ेगा समाज को कि आपकी बायोलॉजी के दृष्टिकोण से आपकी जानकारी कितनी है। आपने बायोलॉजी किस स्तर तक पढ़ा है? हाई स्कूल स्तर तक, इंटर स्तर तक, बीएससी स्तर तक, एमएससी स्तर तक, या आपने पीएचडी किया है बायोलॉजी में? केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में आपने कहां तक पढ़ा है? आपने क्या इंटरमीडिएट की किताबें पढ़ी हैं, या बीएससी किताबें पढ़ी हैं, या एमएससी पढ़ी हैं? क्योंकि अशोक शर्मा जी जब अच्छी बातें बता रहे थे तो आपका चेहरा नीचे लटक जाता था, आप उन बातों को ओवरलुक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप उन बातों को सुन नहीं रहे हैं। अशोक शर्मा जी जबरदस्ती आपको सुना रहे हैं। और जब आप अपने मतलब का सवाल करते थे तो आप उनकी आंखों की तरफ देखते थे, उनके चेहरे की तरफ देखते थे कि शायद हमारी बात का समर्थन करें। इसलिए यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको बायोलॉजी शायद नहीं आती है, इसलिए आपको एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम के बारे में क्लियरेंस उनसे लेना पड़ा, उसको भी आप समझ नहीं पाए। अब आपसे दूसरा सवाल, आपने, शर्मा जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने अपने कहा कि वीवर्स ये 15 डिग्री पर के नीचे जाने पर एंजाइम्स कार्य नहीं करते हैं, और उधर आपने स्वीकार किया कि प्लांट में और एनिमल में एंजाइम्स सक्रिय होते हैं शरीर की कोशिकाओं में। यानी एक तरफ आपने स्वीकार किया कि प्लांट एंजाइम और ह्यूमन एंजाइम या एनिमल एंजाइम ये विभिन्न क्रियाओं में कार्य करते हैं। ये बात सच है, चूंकि शर्मा जी ने आपसे कबलवा लिया कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता, आपने कहा ऐसा होता है। तो अब मुझे आप बताइए कि अंटार्कटिका पर, जहां पर -41 डिग्री टेम्परेचर के नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं, तमाम एनिमल जिंदा रहते हैं, रूस का टेम्परेचर कैसा होता है, अमेरिका के नॉर्थ साइड में टेम्परेचर कैसा होता है, वहां के लोगों में क्या एंजाइम्स नहीं पाया जाता, वहां पे जो प्लांट्स पनपते हैं क्या उनमें एंजाइम्स कार्य नहीं करता, वहां का टेम्परेचर क्या होता है? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो आप हमको दीजिए। हाई टेम्परेचर पर क्या दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज के लोग जिंदा नहीं हैं? उनके शरीर में एंजाइम्स कार्य नहीं करते? क्या उनके शरीर के अंदर पाचन क्रिया नहीं होती, उत्सर्जन क्रिया नहीं होती, रिस्पिरेशन क्रिया नहीं होती? या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले पौधे या समुद्र की गहराई के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं, जो 300-400 मीटर नीचे समुद्र के पानी में जो प्लांट पाए जाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश वहां भी पहुंचता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या उनमें एंजाइम्स नहीं होता? कितनी नादानी वाली बात आप करते हैं कि रूम टेम्परेचर तो हम मेंटेन करते हैं, एसी का रूम टेम्परेचर, एसी से आप रूम टेम्परेचर करते हैं। एंजाइम्स की सक्रियता 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिल्कुल परफेक्ट रहती है। 60 डिग्री तक जाते जाते एंजाइम की सक्रियता धीरे धीरे कम होती जाती है और 60 के बाद इनकी सक्रियता शून्य हो जाती है। ये एक तरीके से अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और जब फिर इनके मानक कोई टेम्परेचर आता है तो फिर अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तो गूगल पे आप चले जाइए और वहां पे सर्च कर लीजिए कि एंजाइम्स किस टेम्परेचर पर न्यूनतम कार्य करते हैं और किस टेम्परेचर पर अधिकतम कार्य करते हैं। वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि एंजाइम्स 5 डिग्री तक बहुत अच्छा काम करते हैं, -47 डिग्री तक भी काम करते हैं और हाईएस्ट 104 डिग्री तक ये काम करते हैं। आप देख लें, इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और मेरे पास कई बुक हैं संदर्भ के लिए। मैं बता सकता हूं कि ये डॉक्टर
AK गोयल और KS शास्त्री की बुक है, जिनका एंजाइम्स के चैप्टर के पेज नंबर 57 पर ये दिया हुआ है। और एंजाइम्स का एक निश्चित पीएच वैल्यू होती है 1.5 से लेकर के 10 तक जो पीएच वैल्यू, अब आप पता नहीं समझते कि नहीं समझते, मैं तो हवा में ही बोल रहा हूं, पता नहीं आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो सीधे आप ही को फोकस कर रहा हूं। 1.5 से लेकर के 10 तक जो पीएच वैल्यू होती है वहां पर एंजाइम्स कार्य करते हैं, यानी अति अम्लीय और अति क्षारीय पर भी ये कार्य करते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हमारे एक साथी ने आपसे सवाल किया है और मैं उनका नाम बता देता हूं, डॉक्टर MK मधेसिया गोरखपुर से कहे हैं कि जरा सवाल कर लीजिए कि जो थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने का, उसमें 108 फ़ारेनहाइट तक ही उसका मेजरमेंट क्यों रखा गया, उसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ाया गया। अगर आपको पता हो तो इसका जवाब डॉक्टर MK मधेसिया को फोन कॉल पे दे दीजिएगा, या आप लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया है, हम लोग आपके वीडियो पर चर्चा कर रहे थे तो ये सवाल आया है। टेम्परेचर आप, यानी मैं कहने का तात्पर्य कि एंजाइम्स एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित पीएच वैल्यू पर काम करते हैं, और जब उनको वो टेम्परेचर, वो पीएच वैल्यू, वो विस्कोसिटी नहीं मिलती है तो वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं, और जब उनको फिर वो टेम्परेचर, वो विस्कोसिटी, वो पीएच वैल्यू मिलती है तो फिर सक्रिय हो जाते हैं। अब देखिए इनके कार्य करने की तरीका आपको कह दें। अभी आपने एक उसमें सवाल और किया था, डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने आपसे पूछा कि जब आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं किसी घाव पर तो वो क्या करता है, तो आपने वहां स्वीकार किया कि ये अंदर से हीलिंग होती है। जबकि अनिल श्रीवास्तव इस बात को हमेशा कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई भी दवा शरीर के बाहर यूज करने वाली नहीं है, शरीर के अंदर यूज की जाती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे फोड़ा हो, चाहे फुंसी हो, चाहे डायरिया हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फीवर हो, हर दवा अंदर से यूज करेंगे। अंदर से जाकर के हमारी कोएंजाइम्स और एपोएंजाइम्स मिलकर के जब होलो एंजाइम्स बन जाती तब इनकी सक्रियता बढ़ती है। जब तक कोएंजाइम्स और एपोएंजाइम्स नहीं मिलते हैं तब तक होलो एंजाइम नहीं बनता है, और तब तक इनका कार्य नहीं दिखाई पड़ता, तब तक ये उत्प्रेरण का कार्य नहीं करते हैं। अब आप जरा किताबों का मंथन कीजिएगा, किसे एपोएंजाइम कहते हैं, किसे कोएंजाइम कहते हैं, और कोएंजाइम की कितनी वैरायटी होती है, और होलो एंजाइम क्या होते हैं। अब एक मोटी बुद्धि की बात और बता दूं, आपके पास ताला और चाबी होता है, आप ताले को उठा करके अपने अलमारी में बंद कर दीजिए और चाबी को उठा करके किसी दूसरे तहखाने में रख दीजिए, और 50 साल तक उस ताले को वहां रहने दीजिए और चाबी को वहां रहने दीजिए। 50 साल बाद आप उस चाबी को फिर उठाइए और ताले में लगाइए, देखिए ताला बंद होता कि नहीं बंद होता। आपका ताला फिर बंद हो जाएगा और फिर आप चाबी से खोल लेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि एंजाइम्स इसी तरह कार्य करते हैं, ताला और चाबी की तरह। जब कोएंजाइम्स और एपोएंजाइम्स मिलते हैं तब ये होलो एंजाइम्स बन के कार्य करते हैं। जब तक हम एंडो एंजाइम्स को एक्सो एंजाइम के साथ या एपो एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स की क्रियाशीलता के सामर्थ्य नहीं लाते हैं तब तक ये कार्य नहीं करते हैं। एंडो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं और जीवित कोशिकाओं पर ही जाके कार्य करते हैं। जब तक इनकी जीवित कोशिकाएं नहीं मिलती तब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। मैंने आपको वायरस के एग्जाम्पल से भी समझाया था अपने पिछले वीडियो में। हीलिंग प्रोसेस मैंने बार बार कहा है कि अंदर से ही कोई सेल डेवलप करके घाव को भरती है, और वो आपने भी स्वीकार किया। तो जब आप हीलिंग स्वीकार करते हैं कि कोशिकाएं अंदर से डेवलप करती हैं, तो फिर आपको कोशिकाओं के अंदर डेवलप करने को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सेल में माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया होती है। माइटोसिस भी कई प्रकार के होते हैं और माइटोसिस के कई स्टेज होते हैं, जिसमें आपके कई फेज होते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये आपके मियोसिस में होते हैं, और प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के स्टेज आपके माइटोसिस में होते हैं। तो ये जो फेज बनते हैं माइटोसिस के या मियोसिस के, ये बिना एंजाइम्स के हो जाते हैं क्या? अगर कोई घाव आप भर रहे हैं तो वहां पे क्या एंजाइम की प्रक्रिया नहीं हो रही है? आपने गैंग्रान फोर्ड के बारे में कहा कि कैंसर पर हीलिंग करता है, और आपने बार बार उनसे पूछा कि क्या इसका संबंध एनर्जी से भी है, और उन्होंने कितने शानदार तरीके से आपको बता दिया कि बायोकेमिस्ट्री ये केमिकल एनालिसिस है, और जो आप फिजियोकेमिस्ट्री या जिसको आपने फिजिक्स बायो कहा है या बायोफिजिक्स कहा है, उसका उन्होंने क्या बताया कि केमिकल एनालिसिस करने के बाद हम बायोफिजिक्स में ये देखते हैं कि इस केमिकल का जाके हमारे बॉडी के किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो अंग कैसा कार्य कर रहा है। हमारे शरीर की कार्य दशा कहलाती है बायोफिजिक्स में, और हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर की जो केमिकल एनालिसिस है वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री में।
बहुत अच्छा विश्लेषण वो कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपकी समझ में आ ही नहीं रहा था। आपको तो अपने मतलब की बात करनी थी कि गैंगरॉन फोर्ट अच्छा है, आपको अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में बैठने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है और आप ये उनसे कहलाना चाहते हैं कि एंजाइम्स इज नथिंग। लेकिन डॉक्टर प्रभास श्रीवास्तव जी या प्रभास सिन्हा जी, कृपया आप जान लें कि इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियां अंतोगत्वा एंजाइम्स थी, एंजाइम्स है और एंजाइम्स रहेंगी। प्रूव अनिल, ये चूंकि सुदामा प्रसाद जी नहीं है, रमाशंकर जी नहीं है, अनिल श्रीवास्तव हैं और अनिल श्रीवास्तव के फॉलोअर्स हैं और उनके साथी हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर आईडीसी हमको आमंत्रित करती है तो एंजाइम्स ये दवाएं हैं, कैसे कार्य करती है प्रूफ करना अनिल श्रीवास्तव काम है। आप इसके चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आप इस तरह के एक्सपर्ट बुला करके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब आप स्वयं एंजाइम्स नहीं जानते हैं? आपके परिवार में कोई एंजाइम्स नहीं जानता होगा जो एंजाइम्स का विश्लेषण कर ले। आपने गैंगरॉन फोर्ट बनाया कि आपने इलेक्ट्रोहोपैथी की 38 दवाएं अपने यहाँ बना लिया, और बनाया कहाँ? पटना के जिस महल में आप हमको ले गए थे वहां 2 कमरे थे। एक कमरे में आपके बेड था, दूसरे कमरे में आपका ऑफिस था जिसमें आपकी मेज और किताब थी, और तो कोई कमरा आपने दिखाया नहीं, ना आपके पास कोई लैब था। गाजियाबाद में जहां आप रहते हैं वहां पर आपका परिवार रहता है, आपका एक ऑफिस है। ये आप रिसर्च कर रहे हैं, ये आपका रिसर्च सेंटर है कहां पर? गाजियाबाद में है कि पटना में है, कहां पर है कि दिल्ली में है? ये है कहां जहां आपकी रिसर्च टीम रिसर्च करके आपको बता रही है कि इलेक्ट्रोहोपैथी की दवाएं बायो एनर्जी के रूप में कार्य कर रही हैं? हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो होने वाली प्रक्रिया अशोक शर्मा जी ने बताई, वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरनल एक्सचेंज होता है। अब आप कहेंगे कि हम भाषा विषय को मोड़ रहे हैं, हम विषय को नहीं मोड़ रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एंजाइम्स -40 डिग्री अधिकतम 140 डिग्री पर भी कार्य करते देखे गए हैं और 60 डिग्री पर इनकी सक्रियता कम होती जाती है, और अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग टेम्परेचर पर एंजाइम्स के कार्य की सक्रियता अलग अलग होती है। पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। जहां पर जिस तरीके की वैल्यू उनको चाहिए वो वैल्यू मिलेगी तभी वो कार्य करेंगे। ठीक हुई तरह जब तक हम चाबी ताले में नहीं लगाएंगे तब तक ताला नहीं खुलेगा। और आपने कहा कि ये दवाएं खराब हो जाती हैं। आपने एक सवाल किया कि एंजाइम्स की लाइफ क्या होती है। लाइफ एंजाइम की आपने बड़ा अजीब सा सवाल किया, उसका जवाब अशोक शर्मा जी ने आपको नहीं दिया। आप अपना वीडियो फिर से सुन ले, रिवर्ट करके सुन ले। मैंने 5 बार सुना। आपके 34 मिनट के वीडियो को मुझे 4 बार सुनने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लेना पड़ा, क्योंकि मैं बारीकियां उसमें तलाश रहा था कि आपके मतलब की बात जहां थी वहां आप वाह कर रहे थे, और जहां वो अच्छी बातें बता रहे थे वहां आप सर को घुमा करके और अपने आप को न्यूट्रल कर ले रहे थे। लगता था जैसे आप उनकी बातों को सुन नहीं रहे और आप तब तक अपने मन में अपने सवालों को ढूंढ रहे हैं कि मुझे अगला सवाल इन पर क्या करना है। 32.3 मिनट के बाद जैसे उन्होंने कहा कि आपकी दवाएं एंजाइम्स हैं, मुझे लगता है आपकी दवाएं एंजाइम्स, ऐसे आपने दूसरा सवाल दाब के और उसको वहीं पे फिनिश कर दिया। अपने इंटरव्यू ही आपने घुमा करके समाप्त कर दिया। ये आम आदमी नहीं समझ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं और अशोक शर्मा जी ने बताया क्या। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास जो सिद्धांत है इलेक्ट्रोहोपैथी का उसको लेके जाइए, आईडीसी से मान्यता लीजिए। हम आपको बधाई देने सबसे पहले आएंगे अगर मान्यता आप दिला लेते हैं। लेकिन अगर आप अनर्गल टिप्पणी करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप तो ये एक तरीके का कंपटीशन आप कर दे रहे हैं। अगर आपके पास एंजाइम्स की जानकारी है तो एक बार फोन कॉल पे ही हमसे बात कर लीजिए ना। क्या दिक्कत है आपको हमसे बात करने में? आप तो मेरे घर आए थे, बाप बेटे दोनों लोग आए थे, चाय पी के गए थे, हमसे वार्ता करके गए थे हमारे, और इसके बाद भी अगर आप हमसे फोन कॉल नहीं कर सकते हैं तो फिर बड़ी अजीब बात है। क्यों अपना समय एंजाइम्स थ्योरी पर बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको अपने सिद्धांत पर मान्यता मिल जाए और इलेक्ट्रोहोपैथी के लाखों चिकित्सकों का भाग संवर जाए आपके द्वारा, आपकी जय जयकार हो। अनिल श्रीवास्तव को अपनी जय जयकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनिल श्रीवास्तव गलत टिप्पणियों पर हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे। एंजाइम्स के बारे में बहुत कुछ मैं बताना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था। अब मैं एंजाइम्स पर एक अलग क्लास भी लूंगा। अभी तो आज मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि ये प्रोटोजीनस और नॉन प्रोटोजीनस पार्ट है, जिसमें एक एपो एंजाइम्स है और एक को एंजाइम्स है। दोनों मिल करके जब कार्य करते हैं तो होलो एंजाइम्स ही बनता है। एंडो एंजाइम्स सेल के अंदर कार्य करता है, बनता सेल में दोनों, बनते सेल में दोनों है। वो सेल के अंदर काम करता है और वो सेल के बाहर काम करता है। आपने एक बात और उनसे पूछी कि क्या एंडो एंजाइम्स को लैब में टेस्ट किया जा सकता है? ये भी एक विवाद का विषय है। उन्होंने बड़े आसानी से उसको बहुत जल्दी गोलमाल करके कह दिया कि हाँ, जो धीमे कार्य करते हैं वो एंडो एंजाइम्स है, जो तेज कार्य करते हैं वो एक्सो एंजाइम्स हैं, और दोनों को टेस्ट किया जा सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।
एंडो एंजाइम जो एंजाइम्स के अंदर बनता है, जब उसकी जरूरत होती तभी वो बनता है, तो उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप बताएं, या फिर से उनको बुला करके इस बात को सवाल कर लीजिए कि जब एंडो एंजाइम्स की जब जरूरत होती तभी सेल उसका निर्माण करता है। तो जब हमने प्लांट में जो एंडो एंजाइम थे, जब हमने प्लांट के पार्ट को लिया, उस समय उसके एंडो एंजाइम जो कार्य कर रहे थे वो हमारे एक्सट्रैक्ट में आ गए। वो एक्सट्रैक्ट हमने ग्लोबुल्स में या डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करके अपने पास सुरक्षित रखा है। जब हमें उसकी जरूरत फिर होगी तो वो जाकर के एपो एंजाइम्स और को एंजाइम्स को मिलाकर होलो एंजाइम्स बनाएगा। हम किसी एंडो एंजाइम्स की जब वो बनेगा ही नहीं हमारे बॉडी सेल में, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे? लेकिन हो सकता है भाई, विज्ञान प्रगति पे है, हमारी सोच बहुत पुरानी है आप लोगों के हिसाब से, तो हो सकता है किसी लैब में एंडो एंजाइम्स का टेस्ट हो जाता हो। अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर आप टेस्ट करा लें कि इन दवाओं में एंडो एंजाइम्स है कि नहीं है, एक्सो एंजाइम्स है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है, ये भी आप टेस्ट करके बता दीजिए लोगों को। क्योंकि विवाद इसी पर है ना कि ये क्या है, तो फिर इसको टेस्ट होना भी चाहिए कि ये क्या है। मुझे अशोक शर्मा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं अशोक शर्मा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एंजाइम्स पर टिप्पणी की और ये भी कहा कि ये शोध का विषय है, इस पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। विज्ञान के दृष्टिकोण से आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों पर रिसर्च करना है कि इतना तेज कार्य क्यों करती हैं, और बाकायदे उन्होंने उसको शब्दवार और स्टेप वार समझाने का प्रयास किया। लेकिन खेद है कि हमारे प्रश्नकर्ता प्रभास सिन्हा जी ने केवल अपनी बातों पर जोर दिया कि ये बायोफिजिक्स है कि नहीं है, बायोकेमिस्ट्री है कि नहीं है, और एंजाइम्स को जैसे उन्होंने कहा कि एंजाइम्स ही है, वैसे ही आपने सवाल को मोड़ करके अपने वीडियो को बाइंड अप कर दिया। और आपने वीवर से कहा कि वीवर क्लियर कर लीजिए कि ये 15 डिग्री पर ही कार्य नहीं करता और रूम टेम्परेचर पे खराब हो जाता है और इसकी दवाएं अधिक दिनों तक नहीं रखी जा सकती हैं। अरे आपको पता ही नहीं, आप अपने पिताजी से पूछे ना कि उनके पास किसी शीशी में कोई दवा बची होगी जो 40 साल पहले की होगी, वो आज कार्य करेगी कि नहीं कार्य करेगी, और अगर कार्य करेगी तो क्यों कार्य कर रही है? क्या पोटेंशियल एनर्जी को आप रख करके और कह रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इस नाते वो दवाएं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपके घर में रखी हुई हैं? और अगर आप कहते हैं एंजाइम, अभी आपने एक सवाल और किया है उनसे कि लोग कहते हैं, लोग का मतलब सीधे आप मेरा नाम नहीं लेते, आप लोग कह रहे तो मैं आपका नाम ले रहा हूं। लोग कहते हैं कि जो ये दवाएं हार्मलेस इसलिए होती हैं कि एंजाइम्स और एंजाइम्स जो है किसी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये तो यथार्थ है, सच है कि जो दवाएं शरीर में भाग नहीं लेंगी वही हार्म नहीं करेंगी, और अगर ये दवाएं शरीर में भाग लेती तो हार्म करती। आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर है और काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं के टकराने से ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट होता है। अब इतना पढ़ा लिखा तो थोड़ा बहुत मैं भी हूं, मैंने भी एमएससी किया है, घास तो खोदा नहीं है कानपुर यूनिवर्सिटी में, और मेरी डिग्री आप वहां से निकलवा कर दिखवा सकते हैं कि मैंने एमएससी किया कि नहीं किया। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपने कहां से बायोलॉजी पढ़ी है, वो संस्था बता दीजिए, मैं भी जरा वहां के प्रिंसिपल से एक बार पूछ लूं कि ये बायोलॉजी कहां तक पढ़े हैं। इसमें कौन सा विवाद है? मोदी जी की डिग्रियां लोग तलाश रहे हैं तो मेरी डिग्री आप तलाश लें और आपकी डिग्री हम तलाश लें, तो इसमें क्या दिक्कत है? जब यहां पर बात आ गई है कि आप हमारे एंडो एंजाइम एक्सो एंजाइम पर एक्सपर्ट बुला करके उसका क्लेरिफिकेशन ले रहे हैं, आप स्वयं नहीं दे पा रहे हैं, मैं तो स्वयं दे रहा हूं ना, मैं तो किसी एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहा हूं अपने पास, और मुझे जो आता है मैं अपना ज्ञान अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मेरे पास कोई रिसर्च वर्क नहीं है, मेरे पास अपना अनुभव है, जो मेरी स्टडी है, जो मैंने 40 साल अपनी किताबों को पढ़ा है और अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। मैं तो अपने स्टूडेंट को भी एंजाइम पढ़ाता हूं, हमारा स्टूडेंट तो कभी नहीं कहता कि आपने एंजाइम गलत पढ़ाया, और जो परीक्षा में लिख के आता तो उसको नंबर भी उस पर अच्छे मिलते हैं। तो फिर ये विवाद का विषय नहीं है। कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रगति की गति दीजिए, आप गति की ओर ले जाइए, आप इसके पैर मत खींचिए। आप ग्रेगनार्ड फोर्ड बना रहे हैं, आपको बधाई है, लेकिन 38 दवाएं बनाने की विधि आपने आज तक नहीं बताई। आपके घर में 38 दवाओं के बनाने की कोई हमको मेजरमेंट नहीं दिखाई पड़ा, ना कोई आप 38 दवाएं कहां बनाते हैं, 115 पौधे आप कहां से कलेक्ट करते हैं, इसका कोई व्याख्यान आपने नहीं दिया। दवाएं आप कैसे बनाते हो ये आज तक आपने नहीं बताया, केवल ग्रेगनार्ड फोर्ड। तो ग्रेगनार्ड फोर्ड में क्या मिलाते हैं ये भी आपने आज तक नहीं बताया। मैं तो बता देता हूं कि ग्रेगनार्ड फोर्ड से अच्छी कैंसर की दवा हमारे इसी कमरे में ये जो शीशियां आपको रखी दिख रही हैं, ये इन सारी शीशियों में ही कैंसर की भी दवा है, हीमोफीलिया की भी दवा है, और बुखार की भी दवा है, और खांसी और सर्दी की भी दवा है। हम केवल एक प्रोडक्ट को लेकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता लेने की बात करते हैं। बड़ा दुख होता है आपके इस तरह के स्टेटमेंट पे। लड़कपन छोड़ दीजिए, आप मुझसे छोटे हैं उम्र में, इसको स्वीकार कीजिए कि आप लड़कपन पे लड़कपन करते जा रहे हैं, और मत करिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पैर को मत घसीटिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में मिल करके चलिए। एक मंच पर आइए, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहें, और 10 लोगों को बैठाइए, हमारी बात को और आपकी बात को लोग सुने, और इसके बाद लोगों से पूछिए कि अब आपको क्या लगा कि बातें कहां तक सही जा रही हैं। अगर एक मत हम दोनों हो जाते हैं, हो सकता है आप हमको काइनेटिक एनर्जी समझा ले जाए, या हो सकता है मैं आपको एंजाइम समझा ले जाऊं। अगर दोनों के
स्टडी का स्टैंडर्ड एक होगा। अब आप एमबीए करके आए हो या फिजिक्स पढ़ के आए हो या होम साइंस, ये इतिहास भूगोल समाजशास्त्र पढ़ के आए हो, तो मैं आपको बायोलॉजी नहीं समझा पाऊंगा, और मैं बायोलॉजी वाला हूं तो आप हमको बिजनेस नहीं समझा पाएंगे। इसलिए मामला यही बिगड़ रहा है। कृपया एक जगह बैठ करके बहुत शांति के साथ हम लोग एक आम राय बना लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां इतना तेज कार्य क्यों करती हैं, इनकी दवाएं 38 क्यों हैं, ये हार्मलेस क्यों हैं, ये एक निश्चित टेम्परेचर पर कार्य करती हैं, लेकिन अगर हमको हमारे पास दवाइयों का यूज ना हो, हम उनको रख दें। मान लीजिए कि सर्दी हो गई, आपने कहा कि कभी सर्दी हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है, तो कैसे बनाएं। मैंने बार बार ये कहा है कि 32 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर तक जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं, वहां पे जो हम इसको रख के बनाते हैं, फिर शाम को जार हटा लेते हैं, दिन में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जार हटाया जाता है, फिर रखा जाता है। लॉन्ग प्रोसेस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा बनाने का, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे कमरे का, मान लिया हमारे कमरे में दवा ग्लोबुल्स रखे हुए हैं, अगर कमरे का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये ग्लोबुल्स न्यूट्रल हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देंगे और उस व्यक्ति के शरीर पर टेम्परेचर उसको मिल जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये अपना काम करना शुरू कर देंगी। इनके खराब होने का कोई चांस नहीं, इनका लाइफ कोई नहीं है। इस बात को बिल्कुल कहना बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के बारे में अगर आप सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंक रखिए, निगेटिव थिंक को खत्म कर दीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां आजीवन नहीं खराब होती अगर उनको ग्लोबुल्स में बना के प्रिजर्व कर दिया जाए। डिस्टिल वाटर में बनाने से फंगस आ सकते हैं, डिस्टिल वाटर खराब हो सकता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्लोबुल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अंतर इतने है कि जब टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो इनका काम न्यूट्रल हो जाएगा, और जब ये अपने टेम्परेचर पर जाएंगे तो इनका काम शुरू हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, इससे अधिक मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता इलेक्ट्रो एंजाइम्स के बारे में, और इससे अधिक मैं आपको समझा भी नहीं सकता। अब हमारे जो लाइव साथी सुन रहे हैं या देशवासी इसको सुनेंगे, वो निर्णय लेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं सच कह रहा हूं या आपके एक्सपर्ट लोग आपको सही समझा पा रहे हैं। मैं अशोक शर्मा जी का एक बार धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने एंजाइम्स पर आकर के आपको समय दिया, और मैं अशोक शर्मा जी से मिलने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर उनसे एंजाइम्स पर तर्क वितर्क करना चाहूंगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में या रूस में या और जगह कंट्री में जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, वहाँ के लोगों के शरीर में एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं। अगर एंजाइम्स एक निश्चित टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है। ये सवाल अनछुए हैं, जरूर हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रगति पर जाएगी। आप सब साथियों, सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।